Hello friends, welcome to all of you in my channel Care for Aspirant and wish you all a very happy Diwali। दोस्तों जानते हैं आप लोग मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल टेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैथ और ईवीएस का करवा रहा हूं। तो आज मैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स और सेंट्रल डेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जिनको कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस या इनसे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग कर सकें। तो देर ना करते हुए और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हार्बीवोरस इज ऑल्सो नॉन एज। हार्बीवोरस को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो हार्ब माने होता है प्लांट, तो हार्बीवोरस मीन्स प्लांट्स को खाने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर तो हम लोग जानते हैं प्लांट्स इटसेल्फ है, तो वो हार्बीवोरस होगा नहीं। प्लांट्स को खाने वाला हमेशा हार्बीवोरस होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए हार्बीवोरस को हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? द वर्ड एनवायरनमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम। ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है ये कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये वर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड एनवायरनमेंट को डेराइव किया गया है, निकाला गया है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन आर कॉल्ड। ऐसे स्पीशीज जो रेस्ट्रिक्टेड हैं किसी एक पार्टिकुलर रीजन के लिए, वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इसको एग्जांपल से मैं समझाऊं तो कैमल एक पार्टिकुलर डेजर्ट एरिया के लिए ही है, वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो एक पार्टिकुलर वन रीजन है डेजर्ट जहाँ पे कैमल सरवाइव करता है, वहाँ से बाहर निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है 1-2 महीने में वो कोई ना कोई डिजीज से मर जाएगा, रह नहीं पाएगा। तो इस तरह के पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। समझ में आया? और इंडेंजर्ड स्पीशीज ये क्या है? ऐसे स्पीशीज, ऐसे जानवर जो फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं, दुनिया से वो चले जाएंगे, अब उनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, दोबारा वो नहीं आएंगे। ऐसी स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जो उस पार्टिकुलर एरिया में ही रह सकते हैं, उससे बाहर निकालने पर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे जानवर्स को, ऐसे स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ओके, फोर्थ, तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है? यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उस एग्रीकल्चर में साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? सॉइल जो है, मिट्टी जो है ज़मीन की, वो डिग्रेड हो रही है, उसकी उपजाऊ फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमें ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा फसल पैदावार हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी की फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो चुकी है। क्यों हो रही है? आज जो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसकी वजह से कंटिन्यू एक साल में एक ही तरह के फसल लगाए जाते हैं, इसलिए
डिफरेंट टाइप मंथ में डिफरेंट टाइप के फसल नहीं लगाए जाते हैं, मिट्टी को छोड़ा नहीं जाता है, फसल काटने के बाद 2-3 महीने छोड़ा जाना चाहिए, वो सब नहीं किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैदावार चाहिए। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी की फर्टिलाइजेशन कम हो रही है, मिट्टी का डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉयल इरोजन रिमूव्स सरफेस सॉयल विच कंटेन्स। सॉयल इरोजन क्या है, मिट्टी का कट करके बह जाना, इसी को सॉयल इरोजन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी चले जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो सॉयल इरोजन रिमूव्स करता है, क्या रिमूव करता है, सरफेस सॉयल को रिमूव करता है। सरफेस सॉयल में रहता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको रिमूव कर देता है। ओके, 6 नंबर, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में किस डायरेक्शनल में होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है, यूनी होता है, बाई होता है, या मल्टी होता है, या चारों तरफ होता है। बाई डायरेक्शन में 2 तरफ जाता है, यूनी डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन में जाता है, मल्टी डायरेक्शन में चारों दिशाओं में जाता है, या ऑल राउंड 10 दिशाओं में जाता है। तो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे, देखिए, पहले प्लांट होता है, प्लांट से इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से बर्ड्स, बर्ड्स से एनिमल्स, एनिमल से मरने के बाद डिकम्पोजर। ठीक है, फिर डिकम्पोज करने के बाद प्लांट उन डिकम्पोज्ड मटेरियल का यूज करके फिर से फूड बनाने लगते हैं। फिर उन फूड को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स को एनिमल्स खाते हैं, फिर एनिमल्स को डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो यही है यूनी डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में ये चलता है। देखिए, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन। जितने भी फूड चेन है उसका ट्रू एंड क्या होता है, डिकम्पोजर। पहला क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, ये एक फूड चेन है, चल रहा है, ये खत्म कहाँ हुआ, डिकम्पोजर में। क्लियर, तो जितने भी ट्रू एंड होते हैं फूड चेन के, वो सब लास्ट में जाकर डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी उनका लास्ट जो एंड होता है वो डिकम्पोजर, एज ए डिकम्पोजर होता है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन, ए पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ ए व्हीकल्स एग्जॉस्ट इज। जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे कौन सा पॉइजनस गैस एग्जॉस्ट होता है, निकलता है। हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉइजनस गैस नहीं। हाँ, ज़्यादा होने पे हम मर सकते हैं, बॉडी में ज़्यादा चला गया तो, लेकिन वो पॉइजनस नहीं है। पॉइजनस कौन सा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक पॉइजनस गैस है जो जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब से निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, फ्रेऑन, टेफ्लॉन, इथेनॉल, बेंजोल। ऑप्शन है फ्रेऑन। फ्रेऑन एक्चुअल में एक ब्रांड है जो R32 या और भी जितने सारे गैस हैं जो एसी और फ्रिज में यूज किए जाते हैं, उन सारे गैस का ब्रांड नेम है फ्रेऑन। ओके, तो फ्रेऑन यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। नो, स्मॉग क्या है, स्मॉग एक्चुअली में है मॉइस्चर्ड एयर गैस।
यानी गैसेस, जो एयर में गैसेस हैं वो मॉइस्ट होकर के कलेक्ट हो जाते हैं और डेंस हो जाते हैं। तो डेंस होने से विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, एकदम दिखाई नहीं देता। तो स्मॉग होता क्या है? एक मॉइस्चर्ड एयर गैस। ओके, दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है ये। नेक्स्ट, ओजोन होल मीन्स, ओजोन होल किसे कहते हैं या ओजोन होल का मतलब क्या है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, यानी जो ओजोन लेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना कॉन्सेंट्रेशन में, या एटमॉस्फेयर में होल होना, छेद हो जाना एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इंक्रीज होना। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। देखिए, ओजोन लेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हम जानते हैं डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाए, तो जहाँ पर ये डिक्रीमेंट होता है, जहाँ पे डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन ओजोन लेयर का, वहाँ पे ओजोन होल बनता है। यानी वहाँ से यूवी लाइट सन की अंदर आ जाती है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर का काम क्या है? यूवी लाइट से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यूवी लाइट अगर आ गई अंदर और स्किन पे पड़ गई तो हमें कैंसर हो जाएगा। इसलिए हमें बचाने के लिए नेचर ने, कुदरत ने पहले से एक प्रोटेक्ट करके रखा है लेयर एटमॉस्फेयर का। तो उस लेयर में अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगे तो उस जगह पर ओजोन होल बन जाता है, ठीक है, जिससे यूवी लाइट अंदर पास हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? एक पॉइजनस गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक पॉइजनस गैस था जिसके वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी उस ट्रेजेडी में। ओके, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन। ब्लैक लंग डिजीज कॉमन है। ऑप्शन है किसमें? कोल माइंस में, वर्कर्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स में, रिफाइनरी वर्कर्स में। यानी इन चारों में से कौन से वर्कर्स हैं जिनके अंदर ब्लैक लंग्स होता है? तो ऑप्शन से, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को, ब्लैक मतलब ब्लैक डस्ट जो सांस लेने से लंग्स में जाकर बैठ जाते हैं। तो कोल माइंस में कोयला निकालते वक्त इस तरह के ब्लैक डस्ट बहुत निकलते हैं और वो जब सांस लेते हैं तो कोयल माइंस में काम करने वाले मजदूर, तो उसके वजह से, सांस लेने की वजह से वो कोयल डस्ट जो होता है वो लंग्स में जाकर बैठ जाता है और इस तरह वो ब्लैक लंग डिजीज के शिकार हो जाते हैं। क्लियर? 14 नंबर, द मेन गैसेज दैट प्रोड्यूस एसिड रेन आर। ऑक्सीजन एंड ओजोन? नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड? जी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऑप्शन है, 3rd नंबर ऑप्शन, जिसके वजह से एसिड रेन होता है। दोस्तों, शुरू से हमें बताया गया है कि पहली बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। जब तक 2-3 दिन बारिश ना हो, 2-3 दिन रेन ना हो, मत नहाइए। ये पहले के लोग हमें बता कर गए। उसका रीज़न क्या है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में बहुत है। जब बारिश होती है तो ये वाटर से रिएक्शन करके नीचे गिरने लगते हैं, एसिड रेन बनकर नीचे गिरने लगते हैं।
और ये एक्चुअली ज़रूरी भी है, नाइट्रोजन अगर नीचे नहीं आएगा तो पौधों को, प्लांट्स को मिलेगा कैसे नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों गैस वाटर से रिएक्ट करके एसिड रेन बनाते हैं और ये ज़मीन पे गिरता है। ओके, इसलिए हमें फर्स्ट रेन में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉक बोर्ड इज ए काइंड ऑफ एड। चॉक बोर्ड जो है वो किस तरह का ऐड है? तो ऐड मतलब क्या होता है? तो टीचर के लिए ऐसा टूल जिससे वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके और उनका स्किल डेवलप कर सके, उसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो चॉक बोर्ड किस तरह का ऐड है? चॉक बोर्ड एक विजुअल ऐड है। ओके, यानी हम सिर्फ उसमें देख सकते हैं, उसमें जो टीचर बता दिए, समझा दिए, उसको हम देख सकते हैं। तो विजुअल ऐड है एक तरह का। क्लियर? ऑडियो विजुअल ऐड कौन सा होता है? टीवी में या प्रोजेक्टर में जो ऐड, जो क्लिप दिखा करके पढ़ाया जाता है, उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो ऑडियो विजुअल ऐड है। और चॉक बोर्ड जो हम लोग बचपन से चॉक बोर्ड पे पढ़ते आ रहे हैं वो विजुअल ऐड है। क्लियर? एट प्राइमरी लेवल ईवीएस टीचिंग इज बेस्ड ऑन, प्राइमरी लेवल में ईवीएस की टीचिंग ये बेस्ड इस पर, सिर्फ थ्योरी पर या थ्योरी कम प्रैक्टिकल, थ्योरी कम एक्टिविटी या प्रैक्टिकल। तो ईवीएस हमेशा थ्योरी कम एक्टिविटी होता है, थ्योरी भी करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे। तो प्राइमरी लेवल में जितने भी ईवीएस टीचिंग है वो थ्योरी कम एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड प्ले इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट? प्ले एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये किसने कहा था? तो प्ले एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये कार्डवेल कुक ने कहा था। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी कार्डवेल कुक। ये एक एजुकेटर थे जिनकी एक बुक थी द प्ले वे। इसमें इन्होंने कहा था कि प्ले इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ओके, माइक्रो टीचिंग यूजफुल होता है कौन से स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग होता क्या है? तो माइक्रो टीचिंग एक्चुअली में टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक है, जो जनरली बच्चों को, टीचर्स को दिया जाता है ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, समझा सकें। ठीक है, तो टीचर को ट्रेन किया जाता है जिससे वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाएं, इसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो टीचर को हम ट्रेन किस लिए करते हैं? ताकि वो स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर जितने भी तरह के स्टूडेंट्स मिले, सबको वो पढ़ा सकें अच्छी तरह से, इसलिए माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ओके, तो ये ऑप्शंस में क्या है? बोथ हायर एंड प्राइमरी क्लासेस, जितने भी हायर और प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए यूजफुल है माइक्रो टीचिंग, जो हम टीचर्स को देते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन इज। मोटिवेशन क्या है? देखिए, जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाने से या सिर्फ लेक्चर दे देने से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लाना पड़ता है ताकि वो पढ़ सकें। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? मोटिवेट करने से आता है। अगर कोई टीचर बच्चों को अच्छी तरह से मोटिवेट करके नहीं पढ़ा रहा है तो 99% चांस है कि उन बैच में, उस टीचिंग क्लास में
10 से 20% बच्चे सो जाएंगे, या उन्हें बोरिंग लगेगा, या उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर, वो अदर काम में बिजी रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो उस टॉपिक को लेकर अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में मोटिवेशन क्या है? डेवलप करता है इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग इन चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं पूरे कंट्री में, वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई के दिन वन महोत्सव पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, इंडिया में पूरे कंट्री में मनाया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको अच्छा क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट आपका, तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा मुझसे, मैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, कुछ और अच्छे नेक्स्ट ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय।